अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल अरमान का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तुम्हें वट्टा लग रहा है यार? मुझे तो लोहा लग रहा है। लगता है आज विलादा हमें आयरन मैन बनाने के चक्करों में है, इसीलिए खुराक भी इस जैसी ही दी है। अरमान मजाक करते हुए बोला और फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों पर ताली मारकर बड़ा सा कहका लगाया। मेरी बच्ची को तंग मत करो, आसिम साहब इन दोनों को आंखें निकालते हुए बोले। विलादा की आंखों में मोटे मोटे आंसू लड़क रहे थे, जो शायद थोड़ी देर में ही बाहर निकलने वाले थे। कोई बात नहीं विलादा, तुम कल एक बार फिर कोशिश करना, देखना बहुत मज़े की बनेगी। वो इसे प्यार से बोले तो वो मुस्कुराई। नहीं, हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है, अब हम इसके साथ हाथ की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएंगे। अरमान फ़ौरन बोला तो उस्मान ने इसकी बात की तईद की। क्यों, तुम लोग क्यों नहीं खाओगे? वह मुंह बनाकर बेचारों की तरह बोली। क्योंकि ये हमारी शान के खिलाफ है। हम दोनों का असूल है कि अगर कोई चीज़ पहली बार पसंद ना आए तो दूसरी बार इसे देखना भी अपनी तौहीन समझते हैं। अरमान फ़ौरन बोला। चलो आओ अरमान, अपने क्लब में चलते हैं। इसके लोहे की शक्ल देखने में ही 15 मिनट गुजर गए हैं। इतनी देर में तो हमने दुनिया इधर की उधर कर देनी थी। फिर वो दोनों इसे रोती हुई सूरत बनाए छोड़कर चले गए। चलो छोड़ो इन बदतमीज़ों को, हम कल दोनों इकट्ठे मिलकर ब्राउनीज़ बनाएंगे, फिर देखना अगर मांगेंगे भी तो हम इन्हें नहीं देंगे, ओके? उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा तो इसका चेहरा खुशी से खिल उठा और इसने फ़ौरन इस्पात में सर हिलाया। अरमान, कहाँ खो गए हैं आप? विलादा की आवाज़ जैसे इसे झटके से बचपन की यादों से बाहर धकेल लाई, जिसमें से वो कभी निकलना नहीं चाहता था। इसने हाली हाली निगाहों से विलादा को देखा, जिसने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया था। कहीं नहीं, बस कुछ याद आ गया था, वो मुस्कुराकर बोला और फिर गाड़ी को सड़क की बाएं जानिब बने आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ दिया। पता नहीं तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही, इसने संजीदगी से सोचा। इसने 2 दिन बाद हॉस्पिटल जाना शुरू करना था। घर में मज़ीद 2 हफ्ते गुजार चुकी थी। गोली वाले वाक़े को तकरीबन 1.5 माह हो चुका था। इस 1.5 माह में शायद वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बदल चुकी थी। इसके दिल से बेसुकूनी ख़त्म हो चुकी थी और जैसे 13 सालों के बाद दिल को करार आया था। इसकी वजह शायद इसके इर्द गिर्द के लोग थे, जिनमें से अहम किरदार अरमान का था और इसे बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का एहसास भी था। वो आज घर में सुकून से बैठी टीवी देख रही थी जब दरवाजे पर बेल बजी। आपा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। वो अभी तक टीवी देखने में ही महव थी। बीबी, कोई दनियाल साहब आपसे मिलने आए हैं। आपा ने कुछ ही लम्हों में आकर इसे खबर दी तो इसका दिल धक से रह गया। इसने ताज्जुब से इनकी तरफ देखा और फ़ौरन सोफ़े के पास पड़ा दुपट्टा उठा लिया। आप इन्हें अंदर भेज दें और चाय का भी इंतज़ाम कर दें। इसने अपने जिस्म पर दुपट्टा बड़ी खूबसूरती से ओढ़ लिया। आपा इस बात में सर हिलाकर वापस चली गई और इसका जहन अब भी अजीब व गरीब कश्मकश में घरा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, दनियाल लाउंज में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। आज इन दोनों के अंदाज में ना ही कोई मजाक था और ना ही कोई शरारत। वालेकुम अस्सलाम, आओ दनियाल। वो इसे मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठने का कहने लगी। दनियाल सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर कमरे में बिल्कुल खामोशी रही, सिर्फ टीवी की हल्की सी आवाज़ थी। विलादा ने टेबल पर पड़ा रिमोट उठाया और टीवी की आवाज़ म्यूट करके वापस इसे मेज़ पर ही रख दिया। कुछ काम था, वो ही पहले बोली। नहीं, सिफारिश करवानी है, वो संजीदगी से बोला। हैं? विलादा ने बेसाख्ता अजीब सा मुंह बनाया। दनियाल की हंसी छूट गई। सिफारिश करवानी है, वो भी मुझसे? वो अभी तक हैरान थी। तुम्हें मालूम है ना कि हमारे बीच के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, बल्कि बहुत नाजुक हैं, तब भी तुम कोई सिफारिश करवाने आ गए हो मुझसे? इसे देखकर पता नहीं क्यों इसकी सारी संजीदगी तेल लेने चली जाती थी और शरारत खुद ब खुद चेहरे पर सिमट आती थी। जी मुझे मालूम है, तभी तो सिफारिश करवाने आया हूँ। इसके इस मासूमाना अंदाज पर अब विलादा की हंसी छूट गई। खैर बोलो, किस चीज़ की करवानी है तुमने? वो गहरी सांस अंदर खींचते हुए बोली। अपनी। दनियाल की बात पर इसका बेसाख्ता कहका छूट गया। व्हाट? तुम्हारी? वो बेयकीनी से इसे देखे गई। पहले तो सिर्फ सुना था, आज तो आंखों देखा यकीन भी हो गया है कि वक्त सब पर आता है। वो हंसते चली जा रही थी, लेकिन फिर इसकी हंसी मदम हो गई। अब आ ही गए हो तो बता भी दो कि किस सिलसिले में अपनी सिफारिश करवानी है। इतनी देर में आपा चाय और इसके साथ कुछ और भी ले आई। दनियाल ने इनके हाथ से शुक्रिया कहते हुए चाय ली। फिर जब वो कमरे से बाहर निकल गई तो दनियाल ने इसकी जानिब देखा। आप मुझसे दोस्ती करेंगी? दनियाल की बात पर विलादा ने आंखें फैलाकर बेयकीनी से इसे देखा।
किस खुशी में हॉस्पिटल रह कर भी पता करने तो आई नहीं, वो झट से बोली। अब हैरान होने की बारी दनियाल की थी। आप मेरा इंतज़ार कर रही थी, वो शरारत से बोला। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम हॉस्पिटल में थे, फिर भी तुम नहीं आए, यानी हॉस्पिटल होकर भी नहीं आए। विलादा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। अच्छा आप बस भी करें, अपनी बात बार बार दोहराना। वो हंस दिया। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे डर लग रहा था आपसे, कहीं आप मेरी बेइज्जती ना कर दें। वो बच्चों की तरह बोला, जैसे अपनी बेइज्जती की बड़ी फिक्र होती है ना तुम्हें। इसके बाद वह दनियाल ने हैरानी से इसे देखा। विलादत ने सवालिया अंदाज में अपनी एक आबरू उचकाई। फ़िक्र तो नहीं होती, लेकिन मुझे लगा था कि आप नाराज़ हैं, इसीलिए नहीं आया। नहीं दनियाल, मैं तुमसे तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी, बस दुख हुआ था, थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ था कि मुझे तुम अपने भाइयों की तरह लगते थे और किसी का तुम्हारे और मेरे बारे में ऐसे सोचना बहुत तकलीफ़दा था। वो कहीं और ही खो गई। मैं मम्मी की तरफ से आपसे माफ़ी माँगता हूँ। वो खुद भी शर्मिंदा सा ही दुख रह रहा था उन्हें। अरे नहीं, आंटी ने मुझसे बात कर ली है, मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। वो मुस्कुराई। दनियाल ने सर झुका दिया। विलादा, मैं चाहता हूँ कि अब आपको कोई भी तकलीफ़ ना दे। मैं आपको 3 सालों से जानता हूँ, आपकी फ़ैमिली में कोई भी नहीं है, इस बारे में भी मैं जानता हूँ। वो कुछ देर को रुका और चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा जो हकी-बकी बैठी हुई से आंखें फैलाए देख रही थी। फैमिली का ना होना कोई कमज़ोरी तो नहीं होती जिसको छुपाया जाए। अपनों से दूरियां तो इंसान को ज़्यादा बहादुर और मजबूत बना देती हैं। आपने ये बात छुपाई है तो इसका मतलब आपने अपनी शनाख्त छुपाई है, जो महज अपने में ही एक बहुत गलत बात है। फिर दूसरे तो कुछ भी सोच सकते हैं ना आपके बारे में। वो मुस्कुराया। तुमने मुझे कभी ये बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? विलादा हैरान थी। मैंने आपके लिए ही आपको ये बात नहीं बताई, ताकि जो लड़की पहले ही इस बात के किसी को पता चल जाने से डरती है वो मज़ीद परेशान ना हो इस बात को लेकर। मैं आपसे लड़ता भी इसीलिए था कि आप मुझ पर वापस लड़कर अपने दिल की भड़ास निकाल सकें। आखिर में वो मुस्कुराया। अच्छा अच्छा, तो इसलिए जब अक्सर मैं रो रही होती थी तो मुझे मज़ीद रुलाने आ जाते थे तुम? ये तुम्हारी हमदर्दी थी मुझसे? वो तंज़िया अंदाज में बोली। हाँ, मेरी हमदर्दी का स्टाइल तो दूसरों को मज़ीद तंग करने में ही है। इसके बाद पर विलादा बेहद हँस थी। इसकी बातों से वो आज एक ही बार इतना हँसती थी कि पूरे 13 सालों में भी ना हँसी। क्या अब आप मेरी बहन बन सकती हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी दोस्त बनना था, वो मजाक में बोली। आप डायरेक्ट बहन बनाने की बात करता तो आपने फ़ौरन मुझे अपने घर से बाहर निकाल देना था, इसलिए रिस्क नहीं लिया। वो इसकी बात पर हँस थी। तुम यहाँ पर जोकर बनकर आए हो कि भाई? कब से मुझे हँसाए जा रहे हो? बनने तो भाई आया हूँ, लेकिन आपको देखकर पता नहीं क्यों बेसाख्ता ही होकर मैं जोकर बन रहा हूँ आपके सामने। वो मायनी हेज़ लहजे में बोला तो वो विलादा कहका लगाकर हँस थी। अगर मैं मना कर दूँ तो? इसने अपनी भनुएं चकाई। मुझे आपकी मना मंजूर होगी क्या? ये वही दनियाल है जिसने पिछले 3 सालों से मेरी नाक में दम किया हुआ है? वो शरारत भरे अंदाज में बोली। वो तो मैं अभी भी करूँगा भाई। कौन सा कोई बहनों के ऊपर फूल बरसाते हैं, वो भी तो मौका पाकर तंग ही करते हैं ना। विलादा एक बार फिर इसकी बात पर हंसती। चलो सही है, चाय पियो, वो प्यार से बोली। चाय तो ठंडी हो गई है, वो बोला। रुको मैं गर्म करवा देती हूँ। इसने वहीं पर बैठे बैठे आपा को आवाज़ दी। उन्होंने आकर इससे चाय ली और लाउंज से बाहर चली गई। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? वो मुस्कुराकर बोला। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है, वो भी जवाबन मुस्कुराई। फिर वो दोनों मज़ीद कुछ देर बातें करते रहे। दनियाल से अपनी अजीब किस्म की बेतुकी बातों से हंसाता रहा और वो भी हर बात पर ऐसे हंस रही थी जैसे सामने लतीफ़ों की किताब खुली हो। वो और दनियाल इस दिन स्टाफ रूम में बैठे किसी बात पर हंस रहे थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से सहर अंदर की तरफ दाखिल हुई। आय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों आपस में हंस रहे हो? इसके सवाल पर इन दोनों के चेहरों पर शरारत सिमट आई। दनियाल ने अपना गला खनखारा। वो क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक चुके हैं। विलादा, वो सहर को देखते हुए ही बोला। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विलादा ने इसकी बात की तईद की और सहर इन दोनों को आंखें फैलाए हैरानी से देखे जा रही थी। तो क्या है ना कि हम किसी से दुश्मनी किए बिना रह नहीं सकते। वो दोनों काउच पर से उठे तो सोचा सहर को ही अपना दुश्मन बना लें। वो दोनों इसके करीब आते जा रहे थे और वो वाकई में डर के मारे कदम पीछे की तरफ चलाती जा रही थी। विलादा ने मेज़ पर पड़ा पानी का गिलास उठाया। नहीं नहीं, प्लीज़ अब मेरे पीछे मत पड़ जाओ। तुम दोनों की दोस्ती तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मुझे तो तंग मत करो। सहर बोली तो वो दोनों हंस दिए। मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। इससे पहले विलादा इस पर पानी फेंकती वो फ़ौरन बोल पड़ी कि इसने इन्हें कोई खबर सुनानी है।
इसके इसके इस पर पानी डालने वाला हाथ रोका और सहर को हैरानी से देखा। सहर खुशी से सुर्ख लाल हो गई और चल कर काउच पर बैठ गई। वह दोनों इश्तियाक से इसके दोनों तरफ साथ साथ होकर बैठ गए। ये मेरी भाभी के गालों पर इतनी लाली क्यों आ गई है? हैरियत तो है? दनियाल ने इसके शर्म से मारे झुके हुए चेहरे को अपने हाथ से ऊपर किया। मैं माँ बनने वाली हूँ। और इसके इस इंकशाफ से जैसे वह दोनों पर जोश और मबहूत होकर रह गई। इसका मतलब मैं फुप्पो खाला दोनों बनने वाली हूँ? विलादा खुशी की इंतहा से चूर होकर बोली। और मैं चाचू बनने वाला हूँ, दनियाल झट से बोला। विलादा अपनी पूरी कुव्वत से इसके साथ लग गई। हाय, अब हमारे घर कितनी बड़ी रौनक आ जाएगी, है ना सहर? दनियाल तो जैसे बच्चों की तरह इससे पूछने लगा। सहर ने दुनिया जहान की खुशी से इस बात में सर हिलाया। एक बार बस बाहर निकल लेने दो, फिर देखना। सबसे पहले तो 2-3 गालियाँ सिखाऊंगा इसे। वो मज़े से बोला। बस अच्छे काम ही करना तुम, सहर अफसोस से तंज करती हुई बोली। सहर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका नाम सिर्फ मैंने ही रखना है, वो खुशी से बोला। अगर लड़का हुआ तो अजान, अगर लड़की हुई तो रानिया। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे को बिगाड़ना मत, वो इल्तिजाया अंदाज में बोली। क्यों जी? आप दोनों सिखा लेना ना, जितनी तमीज़ सिखानी है उसे। मैंने और विलादा ने तो इसे बहुत ख़राब करना है। इसकी बात पर वो दोनों हंस दिए। असद को बताया तुमने? विलादा ने पूछा। नहीं, वो इस्लामाबाद में है, 2-3 दिन तक जब आएंगे तब बताऊंगी। ये बात फ़ोन पर बताने वाली थोड़ी है, वो शर्माते हुए बोली। ओए होए, ये असद भाई को इतने अदब से बुलाना कब से शुरू कर दिया है? दनियाल झट से बोली। अब तो वो मेरे शोहर हैं। फिर शोहर से तो तमीज़ से ही बात की जाती है ना? वो दनियाल को देखकर मुस्कुराई। चलें, कर लें जितनी भी तमीज़ करनी है, फिर भी आपके बच्चे को हमने ज़िंदगी भर तमीज़ नहीं आने देनी। इसके बाद पर सहर ने इसके शाने पर बुरी तरह अपनी कोहनी मारी। शर्म कर लो दनियाल, वो इसे आंखें निकाल कर मसनूई हुक्की से बोली। फिर वो तीनों ही बिला वजह हंसने लगे। पता है, जब मैंने बाबा को बताया तो इनके चेहरे पर इस कदर खुशी थी कि देख कर ही मुझे रोना आ गया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू अब भी थे। जब है ही इतनी खुशी की बात तो रोना तो खुद आ जाता है, विलादा मुस्कुराती हुई बोली। इसी वक्त विलादा के फ़ोन पर बेल बजी। इसने मेज़ पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया, जिसकी चमकती हुई स्क्रीन पर इस्मा साहबा का नंबर लिखा हुआ आ रहा था। इसने फ़ौरन फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम, वो मुस्कुराती हुई बोली। वालेकुम अस्सलाम विलादा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि सहर की खुशी में आज खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, इसलिए ड्यूटी देने के फ़ौरन बाद यहाँ पर आकर हम सबको ज्वाइन करना। इनके बाद पर वो मुस्कुरा दी। ठीक है आंटी, मैं शाम को आ जाऊँगी। फिर इसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया और इन दोनों को देखा जो इसे ही देख रहे थे। आंटी का फ़ोन था, शाम को खाने पर घर बुला रही हैं? वो मुस्कुराई तो इन दोनों के चेहरों पर भी खुशी सिमट आई। चलो ठीक है, फिर आज तो सहर की खैर नहीं। आज इसे घर जाकर इतना तंग करना है, इतना तंग करना है कि मैंने तुम दोनों की शक्लें दूसरी साइड भी लगा देनी है। धनियाल की बात काट कर जिस अंदाज से सहर बोली तो वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। चंद मिनटों में विलादा कमरे से बाहर निकल गई और धनियाल वहीं पर बैठा सहर को नई सिरे से तंग करने लगा। वो तकरीबन रात के 11:30 बजे किसी मरीज़ के कमरे से बाहर निकली। जब इसने अपने सामने से सहर और दनियाल को आते देखा, वो मुस्कुराती हुई इन दोनों के पास आ गई। वो कॉरिडोर के बल्ब जल रहे थे, जिनमें से मध्यम सी रोशनी छलकती हुई इर्द गिर्द का अंधेरा ख़त्म करने में कामयाब थी। हाय, किधर होते हो तुम दोनों? इतने दिन हो गए, बात ही नहीं हो पाई। इसने सहर को अपने साथ लगाया। हम तो कहीं भी नहीं होते, आप ही बिज़ी हैं आजकल, दनियाल फ़ौरन बोला। हाँ, बस इमरजेंसी में ड्यूटी होती है तो इसलिए वो मुस्कुराई। अच्छा सहर, तुम्हें पता है कि अरमान कहाँ पर है? मेरा मतलब है बहुत दिन हो गए हैं इनसे मुलाकात नहीं हुई और इनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इसके चेहरे पर परेशानी वाज़ह थी। नहीं, मुझे तो नहीं पता, शायद किसी दूसरे शहर गए हों या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मुल्क से बाहर हों, इसीलिए तुम्हारी कॉल नहीं अटेंड कर रहे होंगे। वो भी लाइल्मी के आलम में बोली। इन दोनों की बातों को दनियाल बहुत ही गौर से सुन रहा था और ख़ास करके विलादा के चेहरे पर छाए परेशानी के तासरात को तो अच्छी तरह भांप भी रहा था। चलो ठीक है, मुझे बस परेशानी हो रही थी, तुम फिर भी असद भाई से एक बार पूछ कर मुझे बता देना प्लीज़, वो बोली। तो सहर ने इस बात में सर हिलाया। मैं पूछूंगी, तुम परेशान मत हो, वो मुस्कुराई। अब आप घर जा रही हैं? दनियाल ने पूछा। नहीं, आज ओवर टाइम ड्यूटी है। इसने अपनी कलाई में बंधी कीमती घड़ी पर वक्त देखा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और घर पहुंचकर एक बार कॉल कर देना, सहर इसके शाने को पकड़ कर प्यार से बोली। इसने इस बात में सर हिलाया।
चलो दानी, सहर ने धनाल को कहा और फिर वो इसे खुदाफिज कहकर कार रेजवर से बाहर की तरफ बढ़ गए। विलादा ने मुड़कर इन दोनों को जाते देखा तो उदासी और खुशी के मिले जुले तासुरात से मुस्कुराई और वहीं पर बेंच पर बैठ गई। पता नहीं वो भी नहीं जानती थी कि इसकी आंखों से आंसू क्यों निकलने लगे, लेकिन ये तो इसे मालूम था कि इस बार ये आंसू शिकवों और गिलों से भरे हुए नहीं हैं। इन्हें तो जैसे शुक्र छलकता हुआ महसूस होता है। वो कुछ देर वहीं पर बैठकर अपने इर्द गिर्द इस सुनसान कॉरिडोर को देखने लगी जहाँ से इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। फिर एक गहरी सांस अंदर खींचते हुए वहाँ से उठ गई। वो तकरीबन सुबह 4 बजे घर पहुंची, इंतहाई थकन के बावजूद भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। साइड लैंप ऑन करके इसने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन साइड मेज़ पर रखा ही था कि इस पर बेल बजने लगी। इसने एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो अरमान, वो बेसब्री से बोली। हाँ हेलो विलादा, कैसी हो? अरमान की आवाज़ बिल्कुल फ्रेश थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप 20 दिनों से कहाँ पर हैं? आपकी तो कॉल भी नहीं लग रही थी और ना ही आपने कोई मैसेज का रिप्लाई किया है। वो अब भी परेशान थी। मैं आउट ऑफ कंट्री था, इसलिए ये नंबर बंद रहा है। फ़ोन में से छलकती हुई इसकी खूबसूरत आवाज़ आई। लेकिन व्हाट्सएप तो बंद नहीं होगा ना? वो फ़ौरन बोली। हाँ लेकिन वो भी बंद था, बल्कि ये समझो कि फ़ोन मेरे पास था ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला। इंसान एक बार जाते हुए बता ही देता है ताकि कोई दूसरा परेशान ना हो। वो शिकवा अमीज़ लहजे में बोली। अच्छा, तो तुम्हें बताना था मैंने। अगली बार कहीं भी जाऊँ तो तुम्हें बताकर जाऊँगा। वो मुस्कुराया, लेकिन एक अजीब सी परेशानी ने इसे अपने गिर्द घेर लिया। विलादा इसकी बात पर गड़बड़ाई। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। मैं तो वैसे ही कह रही थी, यानी अब अगर थोड़ी सी दोस्ती हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा ही परेशान हो गई थी मैं। ओह, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में मेरी अहमियत बिल्कुल थोड़ी सी है। इसका लहजा शरीराना था। विलादा ने महसूस किया। जवाबन वो बिल्कुल खामोश रही। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि अपने हाथ की बनी ब्राउनीज़ कब खिला रही हो? इसके सवाल पर वो मुस्कुरा दी। आज, वो खुशी से बोली। आज तो मेरा तुम्हारे घर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कुछ सोच कर बोला। तो फिर कल ठीक रहेगा? वो फ़ौरन बोली। हाँ कल मैं आ सकता हूँ, लेकिन शाम को आऊँगा, फिर इकट्ठे बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगी। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया और इत्मीनान का सांस लेते हुए बेड की पुश्त से टेक लगा ली और बिला वजह मुस्कुराने लगी। लेकिन फिर झटके से वो अपनी मुस्कुराहट ख़त्म करके हैरान हुई। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम कभी बिला वजह भी मुस्कुराओगी? वो सर झटक कर मुस्कुराई और सहर को अपने घर पहुँचने का मैसेज करने लगी। उठेगी तो देख लेगी। फिर इसने फ़ोन साइड मेज़ पर रखने से पहले अलार्म लगा दिया। अगर सो भी गई तो इसकी नींद बहुत कच्ची थी। नमाज के वक्त अलार्म बजने पर खुद जाग जाएगी। फिर वो बेड पर अपने ऊपर कंबल लेकर लेट गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर लैंप ऑफ कर दिया, जिससे कमरा मुकम्मल तरीक हो गया। इसने फ्रिज में चॉकलेट ब्राउनीज रखी कि इससे डोरबेल की आवाज़ आई। रुकिए आपा, मैं जाती हूँ। आपा जाने ही लगी थी कि इसने उन्हें मना कर दिया और ख़ुद बाहर की तरफ लपकी। इसने सुरमई रंग की लंबी कमीज़ के साथ मैचिंग तंग ट्राउज़र पहन रखा था। शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा इसने अपने ऊपर फैलाया हुआ था। बालों को ढीले जूड़े में लिपटा हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने अरमान खड़ा था, ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लैक जर्सी पहने और बालों को झील से पीछे किए। वो हमेशा की तरह हैंडसम और वजीहा लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम, वो खुशदिली से मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, वो भी मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। विलादा ने पीछे मुड़कर अपने बिल्कुल सामने दीवार पर लगी घड़ी देखी, जिस पर शाम के 5 बज रहे थे। आप किचन में ही आ जाएं, वहीं पर कॉफ़ी पीते हैं। फिर वो दोनों किचन में आ गए। अरमान ने आपा को सलाम किया और फिर डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। बीबी, मैं ज़रा साथ वाले घर जा रही हूँ। आज मेजर साहब के घर मेहमान आए हैं और इनका बचमैन बीमार है, तो अस्मा बीबी ने मुझे किचन का काम करने के लिए बुलाया है। आपा विलादा से मुखातिब हुई। एक तो ये अफसरों की बेगमात के हाथों में मेहंदी लगी होती है ना, कि उठ कर इनसे एक हाथ तक नहीं हिलाने होता। वो हुफ्के से बोली। आप जाएं, और रिदा घर पे ही है ना? वो किसी सोच के तहत बोली तो अरमान इसे देखकर मुस्कुराया। जी, वो अपने कमरे में सो रही है, वो बोलें और किचन से बाहर निकल गई। फिर विलादा फ्रिज में से दूध निकालने लगी। अच्छी खासी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता था और तुमने मुझे इसकी आदत डाल दिया है। वो इसे दूध निकालते हुए देख कर बोला तो वो हंसती। वैसे आप कैंट में कहाँ पर रहते हैं? वो कॉफ़ी मेकर के अंदर कॉफ़ी डालते हुए बोली। मेस में, वो झट से बोला। विलादा ने इस बात में सर हिलाया और कुछ ही देर में कॉफ़ी बनाकर एक कप इसके सामने रख दिया और अपना कप इसके मुकाबिल रख कर फ्रिज में से ब्राउनीज़ लेने चली गई। अरमान ने अपने सामने पड़ी प्लेट में ब्राउनी को देखा तो मुस्कुराया। शक्ल तो बचपन जैसी है, दुआ करो खालिद बचपन जैसी ना हो। वो मुंह में बड़बड़ाया। जी, वो कुर्सी पर बैठती हुई सवालिया अंदाज में बोली।
कुछ नहीं, बस देखने में तो अच्छी लग रही है। वो मुस्कुराकर फ़ौरन बोला और फिर चम्मच पकड़कर इसका एक टुकड़ा निकाला जो बहुत ही नरमी और आसानी से अलग हो गया था। इसने मुस्कुराकर वो मुंह में डाला। अच्छी है, लेकिन ये ब्राउनी नहीं है। इसे वाकई में वो बहुत पसंद आया था। हाँ, बनानी तो ब्राउनी थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नरम हो गई है। वो मुस्कुराकर बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। अगर तुमने बिल्कुल ऐसी ही बचपन में बनाई थी तो सबको यकीनन बहुत पसंद आई होगी। इसकी बात पर विलादा ने अपना गला खनखारा और इसका ये अंदाज देखकर वो मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। पता है अरमान, इस दिन सहर के पूछने पर मैंने कहा था कि मेरा बचपन इतना खास नहीं गुजरा। मैंने झूठ कहा था। वो कॉफ़ी का घूंट ले रहा था जब विलादा हाथ में चम्मच पकड़े फ़ज की जानिब देखते हुए बोली, असल में तो मेरे जैसा खूबसूरत बचपन किसी का गुजरा ही नहीं था। खुशियों से भरा हर जगह खिलखिलाहटों की आवाज़ें, ज़िंदगी के सारे खूबसूरत रंगों में बिखरा हुआ जहाँ पर कोई गम, कोई दुख या कोई भी रंज नहीं था। मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत था। वो उदासी से मुस्कुराई तो अरमान इसे गहरी निगाहों से देखकर खुद भी उदासी से मुस्कुराने लगा। फिर विलादा न्याज सी ज़िंदगी में पहली बार अरमान और उस्मान के बारे में बताया। अपने बचपन के बहुत से वाक़यात बताए, अपनी सारी की सारी शरारतें बताई, जिन्हें याद करके अरमान भी हँसे जा रहा था। इसने इसे ये भी बताया कि इसका घर खारियाँ कैंट में ही है। तुमने तो मुझे मेरा बचपन भी याद करवा दिया है। जब वो इसे कुछ बचपन की यादें बता चुकी तो वो भी फ़ौरन बोला। विलादा इसकी बात पर हँसती, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो विलादा। अरमान की बात पर वो एक बार फिर खुशदिली से मुस्कुराई। जिस तरह का तुम अपना खूबसूरत बचपन मुझे बता रही हो, अगर तुम लोगों ने वाकई में ये सब शरारतें की हैं तो फिर तो तुम्हें किसी गम में मुब्तला ही नहीं होना चाहिए। ये प्यारी यादें तो खुशी से जीने के लिए काफ़ी हैं। वो इसे प्यार से समझा रहा था। विलादा ने काफ़ी का एक घूंट भरा। वैसे अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें इतना तंग करते थे तो क्या तुमने कभी इनको अपने दादा से डांट नहीं पड़वाई थी? तुम्हें इनका मजाक उड़ाने का मौका कभी मिला? अरमान है एक बहुत ही खूबसूरत और पुराने वाक़े को याद करके बोला। हाँ, पढ़वाई थी ना। यहाँ तक कि दादा अब्बू ने पूरा एक हफ्ता इन दोनों को घर के पिछले वाले लॉन में बने सीक्रेट हाउस की गर्द भटकने तक नहीं दिया। वो महफूज होकर बोली। यानी वाकई में उन दोनों की तुमने खूब पिटाई करवाई थी? अरमान मुस्कुराकर बोला तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैंने इन्हें डांट नहीं पड़वाई थी। इन दोनों के कारनामे ही इतने अच्छे अच्छे होते थे कि इंसान डांटे बिना नहीं रह सकता था। यकीन जाने वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था। मुझे अभी तक उस दिन का गुजरा हुआ हर एक पल याद है। वो मुस्कुराई और जैसे बचपन की वादियों में खो गई। वो दोनों अपने सीक्रेट क्लब में बैठे बड़े मस्त होकर टीवी पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे थे जब आसिफ साहब हाथ में दो कार्ड्स पकड़े गुस्से में अंदर दाखिल दाखिल हुए। वो दोनों हड़बड़ाकर सोफों पर से उठ गए। इन्हें इस चीज़ का काफ़ी हद तक इल्म भी था कि आसिफ साहब के गुस्से की वजह क्या है। इन दोनों की निगाह इनसे हट के साथ खड़ी फतह की खुशी से चूर विलादा पर गई। आज तुम दोनों का रिजल्ट था। जवाबन वो दोनों बड़ी खुशी से मुस्कुराए। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम दोनों का कैसा रिजल्ट आया होगा? वो तीखी निगाहों से इन दोनों को देखते हुए सवालिया अंदाज में बोले। अब्बू, रिजल्ट ऐसा आया होगा कि बस आपका और अपने स्कूल का नाम रोशन हो गया होगा। उस्मान झट से बोला। किसी रोशनी से रोशन क्या है मेरा नाम? सूरज की रोशनी से या चांद की रोशनी से? वह तंज करते हुए एक कदम आगे बढ़े तो वो दोनों दो कदम पीछे हटे। दादा अब्बू, अपनी रोशनी से। हम दोनों की भी एक रोशनी है जिससे आपका नाम खूब रोशन किया है। अब की बार अरमान बोला, जिसका खल्क अंदर तक कड़वा हो चुका था। इसीलिए तो बेड़ा गर्क करके आए हो ना नलायको। वो गुस्से में बोले तो वो दोनों इनकी आंखें देखकर बेसाख्ता सोफे पर गिर गए। उस्मान, तुम इंग्लिश में फ़ेल हो। मुझे तो यकीन नहीं आता कि पूरा दिन तुम्हारी ज़ुबान पर अंग्रेज़ी गाने होते हैं और तुम इसी अंग्रेज़ी के मज़मून में फ़ेल हो गए हो। वो हैरान थे। अब वो इंग्लिश याद नहीं होती। वो अपना सर खुजाते हुए बोला। अच्छा, तो गाने याद हो जाते हैं? इन दोनों की निगाह आपकी बार विलादा पर गई जो पीछे खड़ी मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। अरमान ने इसे आंखें निकाली तो वो सहम कर दो कदम पीछे हुई। और अरमान, तुम बायोलॉजी में फ़ेल हो। वैसे तो फिलादा की बड़ी बड़ी बीमारियों का पता चल जाता है और किताब पर लिखी हुई बीमारी तुम्हें याद नहीं होती। वो गुस्से से बोले तो इसकी निगाह झुक गई। आज से तुम दोनों का खेलना बंद। मैं तुम्हारे डैड से बात करता हूँ कि वो तुम्हें घर में भी बिल्कुल खेलने मत दें और खेलने के वक्त दो दो ट्यूटर रखवाएं
ताकि तुम लोग आइंदा सोच कर भी फेल ना हो। अरमान है इनकी बात सुनते ही उठ गया। प्लीज़ आप डैडी से कोई बात ना करिएगा, वैसे भी ये मिड टर्म है, फाइनल टर्म में हम दोनों फर्स्ट पोजीशन लेंगे, है ना उस्मान। इसने उस्मान को अपना शाना मारा तो उस्मान ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगा, अब तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। हम आपकी सारी बातें मानेंगे अब्बू, लेकिन प्लीज़ गेम्स मत बंद करवाएं। वो इनके पास आया। मुझे अभी तुम दोनों पर बहुत गुस्सा है, इसलिए फ़िलहाल मुझे कोई भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दोनों नालायक होते तो अलग बात थी, लेकिन इतने ज़हीन बच्चों का ये ख़राब रिज़ल्ट देखकर बहुत अफसोस हुआ है मुझे। मैंने कह दिया है कि तुम दोनों का खेलना बंद, तो फिर इससे आगे कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। वो सख्ती से बोले तो इन दोनों ने बुरा सा मुंह बनाकर सरबात में सर हिला दिया। वो बाहर चले गए तो वो दोनों भागते हुए विलादा के पास आए। विलादा प्लीज़ दादा अबू को मनाओ ना, वो तो हमसे नाराज़ हो गए हैं। अरमान बोला, तुम दोनों को भी तो अपने ग्रेड्स की फ़िक्र करनी चाहिए थी ना। मैं तो इनसे कोई भी बात नहीं करूँगी, जो करना है खुद करो। ये कहकर वो भी बाहर निकल गई और वो दोनों वहीं पर सोफे पर बैठ गए। चलो अब्बू को थोड़ी देर बाद मना लेंगे, अभी के लिए तो ये फिल्म देखो, उस्मान बोला। और फिर वो दोनों एक बार फिर सारी डांट बुलाए टीवी में मगन हो गए। अरमान के सामने भी विलादा के बताने पर बचपन की सारी फिल्म चली तो वो बुरी तरह हंसने लगा। वो दोनों ही हंस रहे थे। वाकई में सज़ा तो इन्हें बहुत बुरी मिली थी। तो फिर फाइनल्स में रिज़ल्ट कैसा आया था? और बेख्याली में ये सवाल करके जैसे वो बुरी तरह पछताया। विलादा की मुस्कुराहट मदम पड़ गई। फाइनल एग्ज़ाम्स वो नहीं दे पाए थे। पेपर से पहले ही उस्मान की डेथ हो गई थी और अरमान कनाडा शिफ्ट हो गया था। इसने अफसरदगी से अपनी निगाहें झुकाकर कॉफ़ी के कप पर मरकूज़ कर ली। वो कभी वापस नहीं आया तुमसे मिलने? इसने बहुत संजीदगी से इसे जांचती हुई निगाहों से देखकर पूछा। विलादा ने निगाहों को जाविया बदले बिना नफ़ी में सर हिलाया और फिर वहाँ से उठकर इसके सामने से खाली बर्तन उठाने लगी। हाय विलादा बहन, कैसी हो आप? वो अभी मेज़ के पास खड़ी थी कि चौखट पर दनियाल खड़ा इसे पुरजोशी से बोला। विलादा ने झटके से अपनी निगाह इसकी जानिब की। अरमान ने भी पीछे मुड़कर देखा। ओह अरमान भाई, आप भी यहाँ पर हैं? वो खुशी से चलता हुआ इन दोनों तक आया। दानी, तुम अंदर कैसे आए? वो खुशी बड़ी हैरत से बोली। दरवाजे से और छत फलांग कर थोड़ी ही आना था। वो मुस्कुराता हुआ बोला और हाथ में पकड़ा सफ़ेद शॉपर मेज़ पर रखा। ये आपके लिए मामा ने गाजर का हलवा बनाकर भेजा है। वो मुस्कुराते हुए बोला और जिस कुर्सी से विलादा उठी थी उसी पर जाकर बैठ गया। आंटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना, वो मुस्कुराकर बोली और शावर उठाकर शेल्फ पर रख दिया। तुम दोनों इतनी खुश हिलाकी से कब से बातें करने लगे हो, या फिर ये मेरी नज़रों का धोखा है? अरमान ताज्जुब से बोला। जी नहीं, कोई निगाहों का धोखा नहीं है, बल्कि जो कुछ आप देख रहे हैं हकीकत है। और मैं आपको बड़ी अच्छी तरह बताता चलूँ कि विलादा मेरी बहुत प्यारी बहन है। इसके अंदाज पर अरमान अपनी आबरू उचकाकर मुस्कुराया। धक्के से इसने मुझे अपनी बहन बना लिया है। विलादा सिंक पर बर्तन धोती हुई हंसकर बोली तो अरमान भी हंस दिया। चलें उड़ा ले मजाक, लेकिन फिर भी हूँ तो आपका भाई ही ना। वो मुस्कुराता हुआ बोला। चाय पियोगे या कॉफ़ी? विलादा बोली। चाय पिला दे अच्छी सी। इसकी बात पर विलादा ने सर इस बात में हिलाया। आप दोनों बातें करो, मैं छत से अपना फ़ोन लेकर आई। ये कहकर विलादा किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इन दोनों ने इसे बाहर जाते हुए देखा और फिर वापस एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगता है विलादा आपसे मोहब्बत हो गई है। विलादा को तनियाल ने इसे गहरी निगाहों से देखा तो अरमान ने अपने अंदर छाई बेयकीनी इस पर जाहिर ना होने दी। तो मैं ऐसा क्यों लगा? वो संजीदगी से बिना कोई तासुर देते हुए बोला। और मुझे तो ये भी लगता है कि आपको भी विलादत से मोहब्बत हो गई है। दनियाल ने इसके सवाल को खातिर में लाए बिना कहा। और ये भी तुम्हें क्यों लगा? आपकी बात इसे हैरानी हुई। आप दोनों के एक दूसरे के लिए परेशान होने से लगा। जब विलादा हॉस्पिटल में थी तब भी आप इनसे 2 पल भी दूर नहीं होते थे, और अब जब आप कुछ दिनों के लिए गुमशुदा हुए तो विलादा के चेहरे पर भी बहुत परेशानी थी। वो चाहे जितनी भी संजीदा बात करे, इसके अंदाज पर हंसी आ जाती थी। और अरमान ना चाहते हुए भी हंस दिया। ये बात विलादा से मत कहना, मैं खुद इससे इस बारे में पूछ लूँगा। और अगर मुझे किसी तरह पता चल गया कि तुमने विलादा से कोई ऐसी बात की है तो मुझे पता है एसएसजी कमांडो साहब ने मुझे कच्चा खा जाना है। दानी मसनूई सा डरते हुए बोला। सॉरी लड़कों, मुझे ज़रा देर हो गई थी। एक को लीक का फ़ोन आ गया था। वो कहते हुए चूल्हे के पास चली गई। थोड़ी और देर लगा लेती आप, हमारी डिस्कशन तो पूरी हो जाती।
दनियाल मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। अरमान इसकी बात समझकर ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुमने कुछ कहा दानी? विलादा पीछे मुड़ी। नहीं तो आपके कान बज रहे हैं शायद, वो फ़ौरन बोला। तो विलादा ने इसे आंखें निकाली। फिर विलादा ने इसके लिए चाय बनाई और अपने हाथों की बनाई ब्राउनी भी इसके सामने रखी। बहुत मज़े की बनाई है आपने, वो खाते हुए बोला। तो विलादा मुस्कुरा दी। लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। इन दोनों ने ही विलादा को देखा जो इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के फ़ौरन बाद अपने चेहरे के तासुरात भी ना बदल पाई। इसके अंदाज पर वो दोनों हंसते चले गए। बहुत ही बदतमीज़ हो तुम, वो मुंह बसूरते हुए बोली। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ही इकट्ठे घर से निकल गए और रिदा जाकर इसके पास किचन में आ गई। ये अभी कौन से दो हैंडसम लड़के आए हुए थे? वो गाजर का हलवा खाने लगी। दोस्त थे? वो बर्तन समेटते हुए मुस्कुराई। एक दोस्त तो वही उस रात वाला था ना? रिदा बोली। वो मुख्तसर सा बोली और फिर इसी के साथ कुर्सी पर आकर बैठ गई। मुझे लगता है कि तुम इसे प्यार करने लगी हो, रिदा शरीराना अंदाज में बोली। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही होगा। वो मुझे सिर्फ दोस्ती की हद तक अच्छे लगते हैं, इससे बढ़कर इनका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो मुस्कुराकर बोली। वैसे देखो तो सही, इतना हैंडसम और आर्मी ऑफिसर है, एक लड़की को तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए ना? रिदा संजीदा थी। हाँ होंगे हैंडसम, लेकिन मुझे फिर भी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी संजीदगी से बोली। इसके बाद पर रिदा ने शाने अचकाए। तुम शादी करने का क्यों नहीं सोचती? कोई अच्छा सा लड़का अपने लिए ढूंढो और शादी करो। रिदा की राय पर वो मुस्कुरा दी। मैंने शादी नहीं करनी सारी ज़िंदगी। रिदा हैरान हुई। हाँ सारी ज़िंदगी? क्या मैं वजह पूछ सकती हूँ? रिदा बोली। हाँ पूछ सकती हो, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं बता सकती। इसने मुस्कुरा कर इसे चम्मच पकड़ी और गाजर के हलवे का एक लुकमा लगा कर वापस इसे थमा दी। वो कमरे में अपने बेड पर लेटा छत की सीलिंग को बड़े गौर से देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम था। अपना फ़ोन वो आदतन शहादत की उंगली पर रख कर दूसरे हाथ से घुमा रहा था। मुझे लगता है विलादा को आपसे मोहब्बत हो गई है। ये फ़िक्र जैसे इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो विलादा के सामने कोई दूसरा अरमान बनकर आया था और विलादा इस दूसरे अरमान से मोहब्बत करने लगे। ये इसे गवारा नहीं था। अब शायद विलादा के कुछ भी कहने से पहले इसे सब कुछ सच सच बताने का वक्त आ गया था। लेकिन वो पहले ये भी जानना चाहता था कि वाकई में विलादा कहीं इसे मोहब्बत तो नहीं करने लगी थी। वो बेचैनी की हालत में बेड से उठकर बैठ गया। क्या मुसीबत है? वो बेजारी से बोला। अगर वो इसे पूछे कि वो उसे मोहब्बत करती है या नहीं, और अगर वो हाँ कर देती है तो इसे तकलीफ़ होगी, और अगर हाँ करने के बाद वो इसे बताए कि वो बचपन का इसका दोस्त ही है तो इससे विलादा को शर्मिंदगी भी हो सकती है। ये सोचकर एक झमाके से इसके जहन में दूसरी सोच आई। फ़िलहाल विलादा को अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा इत्मीनान या सुकून मिला है तो वो इसकी वजह किसी हद तक मुझे भी समझती है। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि इसे मुझसे ही प्यार हो सकता है। ये एक कुदरती अमल है कि अगर आप तन्हा हो और कोई आपका हाथ थाम कर आपको इस तन्हाई से बाहर निकाल ले तो प्यार ही तो हो जाता है। इसमें आपका या किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं होता। फिर प्यार का तो एक मतलब ख़याल रखना भी है। अगर किसी का मतलब ख़याल रखा जाए तो वो भी प्यार की ही एक किस्म होती है। इसने दिल में सोचा और फ़ौरन एक फ़ैसले पर उतर आया जिसे इसे जल्द अज जल्द पूरा करना था। वो स्टाफ रूम में आकर बैठी ही थी कि इसके फ़ोन पर बेल बजी। वहाँ पर 4-5 डॉक्टर्स मौजूद थे तो इसने इनके सामने बात करना मुनासिब ना समझा। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर वो मुस्कुराई और झट से कॉल अटेंड करके कान से लगाया। हेलो अरमान, कैसे हैं? वो मुस्कुराकर बोली और बाहर बेंच पर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? फ़ोन में से इसकी आवाज़ आई। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, दरअसल मैं भी आपको फ़ोन करने वाली थी। दूसरी तरफ अरमान हैरान हुआ। लेकिन आप पहले बताएं, क्योंकि फ़ोन आपने पहले किया है। वो मुस्कुराई। नहीं तुम बोलो पहले, मैंने तो बस वैसे ही फ़ोन किया था। मैंने कुछ दिन पहले आपको अपने बचपन की बातें बताई थी ना? वो मुस्कुराई। हाँ तो? वो ताज्जुब से बोला। तो मैं आपको अपना